Hello aspirants, welcome to Easy as Pie, the Hindu analysis. Today the date is June 5, so let's get started. First news is with respect to Stampede. जब हथरस में स्टैम्पेड हुआ था तब मैंने आपके साथ एक 20 मिनट्स का सेशन किया था, यूट्यूब पर ही है, और तब मैंने आपसे कहा था इस पर एक नोट बना लो, जस्ट एट बेस्ट 150 वर्ड्स का। ओके, तो सिर्फ उतना ही जानना था, इसलिए मैंने उसी वक्त करा दिया था क्योंकि ये इंडिया में होता रहता है। रीज़न ये है कि हम जो इंडियंस हैं वी आर रियल फूल्स। ओके, वी आर स्टूपिड बिकॉज हम लोग पर्सन वर्शिप में इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं, चाहे वो कोई बाबा हो, मौलवी हो, या फिर कोई क्रिकेटर हो, फिल्म स्टार हो। इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं। हथरस में हुआ था, वहाँ पर एक बाबा प्रवचन दे रहा था, तब कुंभ में भी हुआ। इसके बाद पुष्पा 2 की लॉन्चिंग पे हुआ था, जब एक लेडी की डेथ हो गई थी एंड अल्लू अर्जुन को पनिश भी किया गया था। उसके लिए पनिश मतलब पुलिस ने अरेस्ट किया था एंड कुछ पैसे इनको देने पड़े थे उस लेडी को। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे आरसीबी ने आईपीएल जीता और यहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस वजह से ये भगदड़ मची एंड स्टैम्पेड हुआ वापस से और 11 लोगों की मौत हुई। ओके, तो हम इस टॉपिक को पहले ही तैयार कर चुके हैं और ये चीज़ें होती रही हैं पहले भी और आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि हमारी सरकार इसको लेके सीरियस नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट, ठीक है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके सीरियस नहीं होती है। वो लोगों को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। एनीवे, गलती हम लोगों की भी होती है। ठीक है, सेलिब्रिटी है, क्रिकेटर हो, फिल्म स्टार हो, बट क्या कर लोगे देख के भी? उसको उनको देखने के लिए इतना पागल हो जाना कि अपनी जान से खिलवाड़ करना, ये सब स्टूपिडिटी है। एंड एक्चुअली पीपल वांट यू टू बी लाइक दैट। द फैक्ट इज़ दैट, ठीक है, आपके पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी जब बागेश्वर बाबा के यहाँ जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, दे ऑल वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ डेमागॉग्स। ओके, दे जस्ट वांट यू टू बी अ ब्लाइंड फॉलोवर, चाहे वो जयललिता का टाइम रहा हो या फिर इंदिरा गांधी का या आज नरेंद्र मोदी का। दे ऑल वांट पीपल टू बी अ ब्लाइंड फॉलोवर, और इफ़ आई गेट मोर अप्रूवल दैन नॉट जस्ट फॉलोवर बट वर्शिपर। और ये हम इंडियंस में है भी। वी वी लिटरली वर्शिप दीज पीपल। ओके, चाहे ये आपने देखा होगा रजनीकांत की फिल्म रिलीज होती है तो दूध से पोस्टर नहलाए जा रहे हैं। सो वी आर स्टूपिड। ओके, वी इंडियंस आर स्टूपिड विदाउट एनी डाउट। एनीवे, आपको ये टॉपिक तैयार करना होगा 150 वर्ड्स में। मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, यूट्यूब में मिल जाएगा, 20 मिनट डिस्कशन में देख लेना। नेक्स्ट सेंसस टू कंक्लूड बाय मार्च 2027। अब इसको ऑलमोस्ट 2 साल आगे बढ़ाने का कोई सेंस नहीं दिखता, बिकॉज नाउ देयर इज़ नो रीज़न डूइंग दिस। बिकॉज इस पर ना काफ़ी कुछ डिपेंड है। पहले सेंसस होगा, फिर उसके बाद डीलिमिटेशन होगी, और इस डीलिमिटेशन पे ही बेस्ड लोकसभा में कितनी सीट्स किस स्टेट की बढ़ेंगी और किस स्टेट की घटेंगी, ये उसी पर डिपेंड करता है, जो कि हमने 2026 तक फ्रीज कर दिया था। और इसी के बाद लागू होगा जब फर्स्ट इलेक्शन आएगा 33% विमेन रिजर्वेशन। ओके, सो इतनी सारी चीज़ें सेंसस पर डिपेंड है और उसको दोबारा से आगे बढ़ाना कोई सेंस नहीं बनता उस बात का। एनीवे, आपको जो याद रखना है, ये फर्स्ट डिजिटल सेंसस होगा एंड इसके बाद थोड़े दिन पहले ही कैबिनेट ने फैसला किया था कि इसी में कास्ट का भी एक कॉलम डाला जाएगा। तो आप कह सकते हो कि कास्ट सेंसस भी इसी के साथ हो जाएगा। ओके, देयर विल बी एन्यूमरेशन ऑफ कास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब फर्स्ट टाइम से जब हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, ब्रिटिशर्स के टाइम 1931 में इस तरीके का कास्ट सेंसस हो चुका है। सो प्लीज़ जब भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा कि वो फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया बोल रहा है या फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया बोल रहा है। ओके, एनीवे, वैसे हर 10 साल में होना था, बट अब ये जो होगा ये ऑलमोस्ट 16 ईयर का गैप हो जाएगा इसके बीच में। सो इवन कांग्रेस का भी यही कहना है कि ये जो डिले कर रहे हो अब 23 मंथ्स का, इसका कोई रीज़न नहीं है प्रॉपर। ओके, बट गवर्नमेंट ने रीज़न दिया है दैट अब कास्ट सेंसस की डिमांड आप ही लोग कर रहे थे, तो हम कास्ट को एन्यूमरेट कर रहे हैं, तो इसमें टाइम लगेगा और इस वजह से इसको और डिले किया गया है। ठीक है, अच्छा, बाय द वे मैंने आपको एक और टॉपिक कराया था, 2 एग्ज़ाम में पूछा जाए इसके चांसेस बहुत कम है। कास्ट सेंसस की नीड क्या है हमें, ठीक है, और इसके चैलेंजेस क्या होंगे। ओके, ये 2 चीज़ें हमने तैयार की थी पहले, वैसे एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएंगी, ना प्रीलिम्स ना मेंस में, बट फिर भी एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं।
ओके, कल हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स देखे थे दिल्ली में पॉल्यूशन को थ्रू आउट द ईयर मॉनिटर करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली क्या होता है, गवर्नमेंट जागती है हमेशा विंटर्स में, जब पॉल्यूशन अपने पीक पे पहुँचता है उसके बाद वापस से भूल जाते हैं। बट दी थिंग इज़ कि कल हमने कुछ अराउंड 6 पॉइंट्स लिखे थे, दैट इज़ ईयर राउंड मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि पूरे साल अगर आप स्टेप्स लोगे तभी जाकर उस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो आप दिल्ली में, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसी की सीरीज़ में गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है दैट नो डीजल और पेट्रोल डिलीवरी फ्लीट्स इन एनसीआर फ्रॉम 26। इसका मतलब ये नहीं है कोई प्राइवेट व्हीकल भी नहीं रखेगा, नॉन ईवी रख सकते हो, लेकिन जो ई कॉमर्स में लगी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे आपके डिलीवरी बॉयज़ वगैरह आते हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्विगी वगैरह के, और जो आपकी कैब सर्विसेज वगैरह चलती हैं, तो इसमें जो भी नए व्हीकल्स आएंगे, ठीक है, वो ना डीजल हो सकते हैं ना पेट्रोल हो सकते हैं, दे मस्ट बी इलेक्ट्रिक व्हीकल। ओके, सो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इस पे मैंने आपको शॉर्ट नोट पहले दिया हुआ है कई बार, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको नहीं चाहता कि आप इसको लास्ट के लिए छोड़ें कि प्रीलिम्स के टाइम याद करेंगे, अभी से याद करते हुए चलना ताकि उस टाइम पर इतना प्रेशर ना रहे। ओके, तो नेक्स्ट ईयर जनवरी से देयर वुड बी नो न्यू डीजल और पेट्रोल व्हीकल कैन बी एडेड टू द फ्लीट्स ऑफ ई कॉमर्स कंपनीज एंड व्हीकल एग्रीगेटर्स लाइक ओला, उबर एंड ऑल इन द दिल्ली एनसीआर रीजन। और ये सब पे लागू होगा 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर। ओके, तो ये एक स्टेप है जो CAQM ने लिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट सिर्फ एक पॉइंट की तरह कभी ऐड करना हो तो आप कर सकते हो कि जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर कि हमारे पास नेचुरल ब्यूटी तो होती है फॉरेस्ट में, मैं उन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहा हूँ जो एटलीस्ट नक्सलिज्म से फ्री हो चुकी हैं। ओके, तो नक्सलिज्म अगर वहाँ पर अब कंट्रोल में है, सब लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक है, तो उनकी नेचुरल ब्यूटी को हम यूज़ कर सकते हैं बाय प्रमोटिंग दी टूरिज़्म। ओके, अब इस टूरिज़्म में सबसे बड़ा एक नई चीज़ है जो हमारे मध्य प्रदेश में भी एक जगह पे लागू की गई है और फॉरेन में भी इसी तरह का कल्चर चलता है, दैट इज़ होम स्टे। और आप ये हिमाचल और उत्तराखंड साइड भी देखोगे, होम स्टेज लाइक कि आप वहाँ जाके ऐसे होटल या कमरे इस तरह से नहीं, छोटे छोटे 1 रूम कॉटेजेस बना दिए जाते हैं एंड यू टेक दैम ऑन रेंट। ओके, यू एन्जॉय स्टेइंग देयर विद इन दी फॉरेस्ट और द एनवायरनमेंट एंड दैट गिव यू अ बेटर फीलिंग रादर दैन गोइंग टू अ होटल। ओके, तो ये होम स्टे टूरिज़्म जो है इसको एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, छत्तीसगढ़ होम स्टे पॉलिसी ये लोग लेकर आएंगे, तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में हम टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं। इससे पहले हमने ट्राइबल्स के लिए क्या किया था, हमने रबर प्लांटेशन को एनकरेज किया था इन बस्तर रीजन, क्योंकि ये एक अच्छी इनकम दे सकता है इनको एंड वहाँ पर ये ग्रो किया जा रहा है अंडर गवर्नमेंट स्कीम। ओके, दूसरी बात मैं बार बार वही कहूँगा, जब तक हम लोग एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीज़ें बेकार है, कोई मतलब नहीं है। जैसे आप भगत सिंह को भी अगर देखेंगे, भगत सिंह तो नहीं, उनसे पहले जो थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, जो काकोरी ट्रेन में पकड़े गए थे, ठीक है, उनका भी यही कहना था कि नहीं यार ये इंडिविजुअल हीरोइक से कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने भी जब अपने लास्ट लेटर्स लिखे थे उन्होंने यही कहा था यूथ को कि आप कांग्रेस ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वही एक ऑर्गेनाइजेशन था उस टाइम ऑल इंडिया लेवल पे, आप कांग्रेस ज्वाइन कीजिए एंड प्रॉपर तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़िए। उसी तरीके से काफ़ी लोग जो रेडिकल हो जाते हैं या माओइज़्म नक्सलिज्म को अपना लेते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद ये रियलाइज़ होता है कि वेपन इज़ नॉट द वे, ओके, बुलेट्स इज़ नॉट द वे, बट द बैलेट इज़ द वे। ओके, कहीं ना कहीं हमें एजुकेट होकर मेन स्ट्रीम से जुड़ के ही अपनी लाइफ को बेटर बनाया जा सकता है। आपको अपने राइट्स के लिए लड़ना भी है तो भी वो भी आप विद इन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क ही लड़ सकते हो। सो एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके, इसके लिए गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स चलाई है जहाँ पे ट्राइबल स्टूडेंट्स को हम लोग रेसिडेंशियल स्कूल्स भी बना के दे रहे हैं। अब वहीं पे बात आ जाती है कि क्यों इन लोगों के लिए रिजर्वेशन ज़रूरी है। जस्ट लुक एट दैट लाइफ स्टाइल, आपको लगता है इनके बच्चे कॉम्पीट कर लेंगे आपसे फेयरली? ओके, सो इसीलिए वो रिजर्वेशन ST SC के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो मैंने उसके लिए आपको बताया है एक डेप्राइवेशन इंडेक्स बनाने की ज़रूरत है हमें, बट सिर्फ ये कह देना कि इसको इकोनॉमिक बेसिस पे कर दो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, आप मान लीजिए कि इन ट्राइबल में चलो कल को रबर प्लांटेशन कर लो, इनकी इनकम बढ़ जाए, उससे कुछ नहीं होगा अगर वहाँ पे ढंग के स्कूल्स नहीं हैं। ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे टीचर्स जाना भी पसंद नहीं करते।
राइट। एनीवे, आपको सिर्फ यहाँ पे ये जानना है कि हमें नक्सलाइट फ्री एरियाज़ में दो नई चीज़ें प्रमोट करने की ज़रूरत है। दैट इज़ रबर प्लांटेशन टू इम्प्रूव देयर इनकम एंड यूज़ द नेचुरल ब्यूटी ऑफ दोज एरियाज बाय प्रमोटिंग द इको टूरिज्म, स्पेशली द होम स्टे टूरिज्म। ओके, दीज आर द 2 पॉइंट्स जो आपको अपने एग्जाम में यूज़ करने हैं। मैं आपको बाकी की जो बातें बताता हूँ मोस्टली इसलिए ताकि आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें अच्छे से, ठीक है। वो आपकी हर जगह रिफ्लेक्ट होगी, आपके आंसर्स में तो दिखेगी, आपके इंटरव्यू में भी दिखेगी, एंड ओवरऑल भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। चलो, कल हमने ईवी सेगमेंट पे बात की थी। गवर्नमेंट ने क्या अलाउ किया है? गवर्नमेंट ने अलाउ किया है दैट 8,000 ईवी व्हीकल्स एक कंपनी से हम लोग अलाउ करेंगे इंपोर्ट करना एट दी 15% ड्यूटी, ठीक है। ये ड्यूटी ऑलमोस्ट इंपोर्ट ड्यूटी हम लोग 100% तक लगाते थे, बट अब हमने क्या दिया, 15% लगाएंगे, ठीक है। और ये कंप्लीट, ओके, कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स होंगे, ऐसा नहीं कि रॉ मटेरियल टाइप की चीज़ें। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन रखी गई है कि एटलीस्ट आपको मिनिमम 4,150 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करने होंगे हमारी इकॉनमी में, यानी कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। दिस इज़ द कंडीशन। इसके अलावा आपको 25% जो कंटेंट है वो यहाँ पर लेना होगा हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से, ओके। ये 3-4 कंडीशन के साथ ये अलाउ किया गया है, राइट। और इसको इस 25 को ही बढ़ा के 50% कर देना होगा बाय एंड ऑफ 5 ईयर। 25% विद इन 3 ईयर करना है आपको, ओके। और ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप अपने दूसरी कंट्री से लेके आ रहे हो पूरा मटेरियल, हमारे यहाँ पर असेंबल कर रहे हो, नो। आप कम से कम हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हीं से कुछ इसके पार्ट्स, रॉ मटेरियल्स वगैरह आपको सोर्स करने होंगे, ओके। ऐसा नहीं है कि आप 100% बाहर से सोर्स लेकर आ रहे हो और यहाँ पे लाके असेंबल कर दिया, बस वो कह दिया कि देखिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो गई। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, क्योंकि सोलर पैनल में यही हो रहा है। सोलर पैनल में हम कह तो रहे हैं कि हम बना रहे हैं, बट सब कुछ चाइना से लेके आते हैं पूरा, बस यहाँ पर असेंबल कर रहे हैं और हम कह रहे हैं इसको मेक इन इंडिया। तो एक एक्चुअली मेक इन इंडिया नहीं है, वो असेंबल इन इंडिया है। चलो, अब इसमें हम लोगों ने क्या नहीं किया, हमने वो नहीं किया जो चाइना ने किया था, ठीक है। चाइना ने अपने यहाँ पर किया था कंपलसरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, और इसलिए आज वो ग्लोबल लीडर बन के खड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, क्योंकि उसने अपने यहाँ पर जो कंपनीज ने उसके यहाँ पर आई, उनसे कहा गया आपको हमारे मार्केट को एक्सेस करना है, करो, लेकिन सिर्फ अपनी गाड़ियाँ नहीं बेचोगे बल्कि वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करोगे जिससे चाइना डोमेस्टिकली भी बना सके। अब ये करने के लिए आपको चाहिए बोल्डनेस, जो कि हमारे प्रधानमंत्री उस दिन दिखा नहीं पाए जब ट्रंप के साथ वो बैठे हुए थे मीटिंग में, ओके। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री के साथ मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, बट हमारे प्रधानमंत्री के साथ एक चीज़ प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हैं। उन्हें अपनी इमेज पे एक भी ज़रा सा कुछ आ जाए वो पसंद नहीं है, ठीक है। इंदिरा जी के टाइम भी हमने देखा कई बार वो अड़ गई थी, चलो वो जो दौर अलग था, हम छोड़ देते हैं उसको। आपने अभी जेलेंस्की को भी देखा होगा। एक्चुअली ट्रंप इज़ लाइक अ बुली, आपने स्कूल कॉलेज में देखा होगा, एक स्ट्रॉन्ग बच्चा हो बुली करता है, ट्रंप इज़ लाइक दैट। क्योंकि जब जेलेंस्की अपनी गाड़ी से उतर रहा था ना, तो ट्रंप ने जेलेंस्की को नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है मीडिया की तरफ देखकर, ओ ही केम ऑल वेल ड्रेस्ड अप, क्योंकि वो क्या टी शर्ट और कार्गो में घूमता रहता है, वो ऐसे सूट बूट पहन के नहीं आया था। तो व्हाट ट्रंप वॉज डूइंग एक्चुअली वॉज बुलिंग हिम, ओके। वो कुछ भी बोल देता है। उसने साउथ अफ्रीका वाले जब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आए तो उनके सामने वीडियो प्ले कर दिया, देखिए आपकी कंट्री में आप ही की पार्टी के लोग वाइट पीपल के जेनोसाइड की बातें कर रहे हैं, वाइट फार्मर्स को किल करने की बातें कर रहे हैं। ही इज़ दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। वो ऐसा नहीं है जो बिहाइंड द क्लोज डोर कुछ करेगा। अब हमारे मोदी जी को यही लगा कि ट्रम्प से आर्ग्यू करेंगे, कुछ का कुछ बोलेगा, तो जस्ट ओके ओके कर दिया। और उसी का नतीजा है ये जो नई पॉलिसी हम लोग लेके आए, ये पूरा सिर्फ और सिर्फ टेस्ला को ध्यान में रख के लाया गया है। जबकि टेस्ला ने क्योंकि बहुत क्लियरली अभी भी कहा है हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। मैंने कल भी आपको दिखाया था, खुद मिनिस्टर कह रहे हैं दैट टेस्ला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ओके। सो यहाँ पर जो जिस चीज़ की इंडिया को ज़रूरत थी वो था टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, और ये चीज़ हम लोग नहीं कर पाए। अब आप चाइना को देख लीजिए, चाइना ने जब अपने यहाँ अलाउ किया था और वो ईवी पॉलिसी लेके आया था 2009 में, तो उसने कहा था मैंडेटरी जॉइंट वेंचर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवीज अंटिल 22 इनेबल दी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो हमने इस तरह का प्रोविज़न क्यों नहीं डाला मैंडेटरी जॉइंट वेंचर का, ये एक फेलियर ही कहा जाएगा हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी का। हम सिर्फ इम्पोर्टर बन के रह जाएंगे ईवी के और कुछ नहीं। देन
This enabled China to achieve the highest global EV adoption rate. The rapid charging infrastructure deployment making China the largest producer and consumer of इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. आज सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चाइना प्रोड्यूस करता है और सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी चाइना ही करता है. अब इसके अडॉप्शन को बढ़ाने के लिए कुछ पॉइंट्स जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करें, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. पेट्रोल पंप हमको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही ईजिली एक्सेसिबल हो, तब जाकर पब्लिक उसको अडॉप्ट करने के बारे में सोचती है. इसके अलावा कुछ इंसेंटिव्स जो फिनलैंड और स्वीडन जैसी कंट्रीज़ देती हैं, क्योंकि इन लोगों ने 90% तक ईवी अडॉप्ट कर चुके हैं, तो उसमें बहुत बेसिक से टाइप की चीज़ें हैं, वो आप भी यूज़ कर सकते हैं अपने में. जैसे टोल्स में आप पर नहीं लगाया जाता है अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहे हो. आपको पार्किंग स्पेस स्पेशली प्रोवाइड की जाती है पब्लिक प्लेस में अगर आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल है. ओके, सो दीज आर सम बेनिफिट्स. उसके अलावा जब आप गाड़ी परचेज कर रहे हो तो रोड टैक्स में रिलीफ आपको दिया जाता है. दीज आर सम बेनिफिट्स बेसिक जो पब्लिक को कहीं ना कहीं मोटिवेट कर सकता है फॉर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. बट सबसे इंपॉर्टेंट है ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. जब तक हम इसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, इस पर वर्क नहीं करेंगे, हम चाहे जितनी भी स्कीम ले आएँ. फेम 1 हम लेके आए ऑलमोस्ट 800 करोड़ रुपीज़ की. दैन फेम 2 हम लेकर आए ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपीज़ लगा के. बट उसके बाद भी ईवी का अडॉप्शन उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला. और उस पर वर्स्ट चीज़ काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स सामने आए जिसमें ओला बाइक इनमें खड़े खड़े ही आग लग गई. ओके, कई बार चार्ज करते हुए फायर इंसिडेंट्स, तो आप कह सकते हो यहाँ पे जो फायर इंसिडेंट्स आते हैं ये और ज़्यादा डीमोटिवेट कर देते हैं पब्लिक को कि हमें ईवी में इन्वेस्ट करना है या नहीं. ओके, सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स. बाकी चाइना ने जो किया कि मैंडेटरी कर दिया जॉइंट वेंचर को, वो इंडिया नहीं कर पाया. सिर्फ हमने लिमिट लगा दी है कि आप 25% और फिर 50% डोमेस्टिक सोर्स कर देना. इन 2024 आउट ऑफ 17 मिलियन ग्लोबल ईवी कार सेल्स, चाइना अलोन अकाउंटेड फॉर 11.3 मिलियन. आप देख रहे हो वर्ल्ड में पूरे सेल हो रही हैं 170 लाख और उसमें से ऑलमोस्ट 113 लाख तो अकेले चाइना में बिक रही है. ओके, सो दैट शोज़ कि चाइना में अडॉप्शन कितना तेज़ी से इम्प्रूव हुआ है. चाइनाज वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग. अब ये ज़रूरी होता है कि हम अगर हमारे यहाँ बनाना भी चाह रहे हैं तो उसमें जो लगने वाले पार्ट्स हैं वो इंडिया में बन रहे हैं क्या. मैंने पहले भी आपको बताया था क्रिटिकल मिनरल्स की जब बात आती है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात जब आती है, लिथियम वगैरह की बात आती है, तो ये सब ज़रूरी है ना बैटरी बनाने के लिए, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं. ये सब चीज़ें हमारे यहाँ है ही नहीं. जब हम रॉ मटेरियल ही नहीं बना पाएंगे तो फिर हम फिनिश प्रोडक्ट भी कैसे बना लेंगे, राइट. तो और चाइना ने इस चीज़ में मास्टरी कर रखी है. मैंने पहले भी कई बार बताया है कि अगर किसी एक कंट्री ने मास्टर किया हुआ है प्रोसेसिंग ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स तो वो चाइना है. उसके आसपास कोई नहीं ठहरता दूर दूर तक. फ्रॉम माइनिंग टू प्रोसेसिंग टू असेंबलिंग हैज़ एडेड इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी कि कम से कम प्राइस में बना पाता है वो. एंड दिस कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ऑफ ईवी अगेंस्ट दी कन्वेंशनल आईसी व्हीकल. और इन सब पे वर्क करने की वजह से चाइना इतने कम कॉस्ट में बना पाता है कि लोगों को लगता है ये जो इंजन वाली गाड़ियाँ हैं ये हम क्यों लें, ठीक है, आईसी व्हीकल नहीं लेना, हमें ईवी लेनी है. ओके, क्योंकि वो सस्ती पड़ रही है. और सस्ती पड़ने के लिए ये सारी चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा. पहले हमें वर्टिकल इंटीग्रेशन करना होगा, अपनी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बनानी होगी. देन ये जो माइनिंग, प्रोसेसिंग ऑफ असेंबलिंग एंड एडेड इकोनॉमी ऑफ स्केल, तब जाके हम कॉम्पिटिटिव प्राइस पर ईवी बना पाएंगे. ओके, सो कुछ नहीं तो एटलीस्ट इंडिया को मैंडेटरी कर देना था जॉइंट वेंचर को, ये बहुत ज़रूरी था. ओके, और बाकी ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप आगे लिख सकते हो अपने आंसर को बनाने में. ये सब छोड़ो, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, बहुत सारी बकवास न्यूज़ मिलेगी आपको. बट यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है एक्सपोसोमिक्स. ये कुछ नहीं होता है, ये कि आपके एनवायरनमेंट का आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसे स्टडी करने की ज़रूरत है. बस ये बातें कर रही हैं ये. बट एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको इतना उस फालतू चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, ज़रूरत नहीं है उसको देखने की. एमिंग फॉर एन एरा ऑफ बायो हैप्पीनेस. तो यहाँ से मैं सिर्फ आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा जो हमारे काम के हैं, बाकी कोई रबिश नहीं, क्योंकि ये सब एक्सपर्ट्स ने अपने अपने हिसाब से लिखा हुआ है. लेकिन जो हमारे काम आएगा एग्ज़ाम में हम वो देख लेते हैं, ठीक है. ये तो वो इंट्रोडक्शन हो गया जो हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है किसी भी आंसर को लिखने की, व्हेन इट इज़ अबाउट बायोडाइवर्सिटी. इंडिया कवर्स अराउंड 2% ऑफ ग्लोबल लैंड एरिया बट नियरली 8% ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी. लैंड एरिया सिर्फ 2% है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है.
It is ranked as one of the 17 mega diverse countries, and it contains section of 4 of the 36 global biodiversity hotspot, and is one of the just 8 centers of global food crop diversity. ओके, तो ये आप अपनी कोड बुक या फैक्ट बुक में लिख के रखिएगा, ये ज़रूरी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब एक चीज़ देखिए कि सिर्फ 3 फूड सिस्टम ऐसे हैं, राइस, वीट एंड मेज, दैट प्रोवाइड 50% ऑफ वर्ल्ड्स प्लांट बेस्ड कैलोरीज। ओके, ओनली दीज 3। तो आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं ये आर्टिकल आपसे डाइवर्सिफिकेशन पे बात करेगा। अब इस पॉइंट को देखिए यहाँ पर, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेग्लेक्टेड एंड अंडर यूटिलाइज स्पीशीज़ की, जिनको हम ऑर्फन क्रॉप्स भी कहते हैं, यानी कि जिनको कोई अपनाना नहीं चाहता, कोई ग्रो करना नहीं चाहता, फॉर वेरियस रीज़न। वन इज़ प्रोडक्टिविटी, सेकेंड इज़ मार्केट, एंड थर्ड इज़ देयर कॉस्ट। फॉर लॉन्ग वी हैव इग्नोर्ड locally grown crops such as small millets, buckwheat, amaranth, jackfruit, yams, and tubers, and indigenous legumes that remain classified as neglected and underutilized species in favor of popular commercial crops। ठीक है, जिसमें हमें ज़्यादा यील्ड मिलती है, जिसमें हमें अच्छी प्राइस मिलती है, जिसमें हमें अच्छा मार्केट मिलता है, क्योंकि यही 3 मेन फैक्टर हैं जो डिटरमिन करते हैं कि फार्मर्स या कोई भी कौन सा क्रॉप ग्रो करेगा। ओके, जैक फ्रूट नहीं ग्रो कर रहा कोई, ठीक है, लेग्यूम्स नहीं ग्रो करना चाह रहा है, स्मॉल मिलेट्स लोग नहीं ग्रो करना चाह रहे हैं, जबकि ये सब हमारे लोकली इंडिजिनस क्रॉप्स हैं। ओके, इन्हें हम ऑर्फन क्रॉप्स भी कहते हैं, बट आर नाउ बीइंग रेफर्ड टू एज अपॉर्चुनिटी क्रॉप्स। अब इनको अपॉर्चुनिटी क्रॉप्स क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज ऑफ देयर न्यूट्रिशनल, डेंस, क्लाइमेट रेजिस्टेंट एंड अडेप्टेड टू लोकल एनवायरनमेंट। क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं ना बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करने की एग्रीकल्चर में, तो उसमें यही बात आता है कि आपकी जो लोकल इंडिजिनस वैरायटीज़ हैं, इनको आप बिल्कुल ख़त्म मत होने देना जस्ट बिकॉज कि आप कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। ओके, सो ये जो ऑर्फन क्रॉप्स हैं हमारे, नाउ दे आर कंसिडर्ड एज एन अपॉर्चुनिटी क्रॉप्स। ये फ़ायदा क्या करते हैं हमें? दे इम्प्रूव द वाइटिलिटी ऑफ द सॉइल, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को, इम्प्रूविंग अ लोकल प्रोसेसिंग। जैसे आपने देखा होगा ना पहले जो ऑयल हुआ करता था इसका, सरसों का, ठीक है, ये सब छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री टाइप हुआ करती थी, वहीं पे बन जाता था गांव में या गांव से थोड़ा सा आगे, ठीक है। बाद में अब ये ब्रांडेड टाइप की चीज़ें हो गई हैं। तो यहाँ पे ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम लोकली ग्रो कर सकते हैं और उसको फिर थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडिशन हो सकता है और ये हमारी इनकम को बढ़ा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आदिवासी तेल जैसा फ्रॉड कंडक्ट किया जाए पूरी कंट्री में। आपने कभी सोचा आदिवासी हेयर ऑयल, ठीक है, वो टोटल फ्रॉड निकला, सब ने ट्राई किया, बहुत लोगों ने ट्राई किया, फ्रॉड निकला पूरा। उसको बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने एंडोर्स किया, लेकिन आज तक उस पर कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई कि आखिर कौन थे इसके पीछे, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज से मार्केटिंग भी करवा ली और टोटल फ्रॉड भी निकला, और उसके बाद आज तक इसके पीछे किसका पैसा लगा था कुछ भी इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ, ठीक है। उसी तरीके से और भी कुछ फ्रॉड मार्केट में घूम रहे हैं। एक है आज का ट्राया, वर्स्ट, एंड सेकंड वन इज़ दैट, वो कुंडली बताते हैं आपकी, आई डोंट रिमेंबर नेम ऑफ दैट ऐप, ठीक है, वो आपकी कुंडली वगैरह मत है। इवन नीतू सिंह मैडम उसको कर रही हैं, ये जो आपकी ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाती थी एक ज़माने में, ठीक है, वो भी उसको एंडोर्स कर रही हैं कि ये आपकी पूरी कुंडली निकाल के दे देंगे। ऐसा नहीं होता है यार, जस्ट आप नाम बता दो और अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दो और टाइम बता दो। डू यू थिंक कि कोई आपकी पूरी हिस्ट्री, पूरा आपकी फ्यूचर बता देगा या जो भी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देगा? इंडिया में कितने लोग सेम सिटी में सेम दिन और सेम टाइम पे पैदा होते हैं? कई लोग होते हैं, ठीक है, तो सबका फ्यूचर सेम तो नहीं हो जाएगा ना। सच में याद नहीं आ रहा उस ऐप का नाम, वो इसी तरीके से चल रही है, ठीक है। दी ऑल दीज आर बिगेस्ट फ्रॉड, बट लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। एनीवे, चलो, सो यूएन डिक्लेयर्ड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट एंड श्री अन्न योजना। इन दोनों का फोकस इसी पर है ताकि हम एनहांस कर सकें अपने प्रोडक्शन को एज वेल एज प्रोडक्टिविटी को, कंजम्पशन को, मिलेट्स का एक्सपोर्ट कर सकें, स्ट्रेंथन कर सकें वैल्यू चेन को, ब्रांडिंग, क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ द हेल्थ बेनिफिट्स एंड सो ऑन। और कई स्टेट ने अपने लोकल लेवल पर भी मिलेट मिशन लॉन्च किए। एवरग्रीन रेवोल्यूशन एक टर्म आता है, क्योंकि आपने सारे रेवोल्यूशन सुने हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, पर्पल रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन, ठीक है, इन सब को मिला लो तो वही कहलाता है एवरग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, बस यहाँ पर
हमें केमिकल वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं, हमें इस तरीके का एग्रीकल्चर करना है कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बनी रहे। ओके, सो कभी अगर किसी आंसर को कंक्लूड करना हो तो यूज़ दिस एवरग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड। ओके, चलो इससे आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे। BESS, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की बात हो रही है ना। हम लोग बात तो करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग बना लें, सोलार बना लें, विंड से बना लें, लेकिन बात आ जाती है फिर वहीं पर कि स्टोरेज कहाँ करेंगे। ठीक है, या तो ये जैसे ही बने वैसे के वैसे ही ये यूज़ हो जाए, ग्रिड में डाल दो और कंज्यूम होने दो, और अगर स्टोर करना है तो इसको कहाँ स्टोर करें, तो वहाँ पर आता है रोल इस BESS का, दैट इज़ बैटरीज। ठीक है, ये तो कुछ बोल बच्चे ने फालतू के। ए कंट्रीज एनर्जी सोर्सेज मस्ट स्टैंड फर्म ऑन 4 प्लैंक्स, दैट इज अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल एक्सेप्टेबिलिटी। यानी कि जो भी इंडिया या किसी भी कंट्री की एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो वो इन्हीं 4 पिलर पे डिपेंड करती है, राइट। क्योंकि अवेलेबल होना तो पहले तो कि जितनी डिमांड है हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की उतनी मिल रही है या नहीं। सेकंड इज़ एक्सेसिबल, अब जैसे कई हिली एरियाज़ हैं वहाँ तक ग्रिड नहीं पहुँचा पाते हैं कई बार, ओके। फिर अगर पहुँच भी रही है तो क्या वो अफोर्डेबल है, ठीक है। जैसे कि इंडस्ट्रियल एरियाज या कुछ एरियाज हम देखोगे 13 रुपीज़ पर यूनिट तक जाता है, ओके, तो उसे अफोर्डेबल बनाना भी ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट इज़ एनवायरमेंटली एक्सेप्टेबल भी, ये नहीं कि पूरी कोल और उससे प्रोड्यूस करके इतना ज़्यादा पॉल्यूशन कर दिया जाए कि उसका कोई मतलब ही ना बने, ठीक है। इट शुड बी एनवायरमेंटली एक्सेप्टेबल। जैसे आज दिल्ली मेट्रो जो चलती है उसके सारे बेनिफिट किसको मिल रहे हैं, दिल्ली वालों को, ठीक है। लेकिन दिल्ली मेट्रो को जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है वो की जाती है मध्य प्रदेश के सिंगरौली से, ओके। सिंगरौली को कहा जाता है एनर्जी कैपिटल मध्य प्रदेश की। यहाँ पे कोल माइंस बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, एंड पूरा जो पॉल्यूशन हो रहा है इस इलेक्ट्रिसिटी का वो कौन बियर कर रहा है, माइनिंग से होने वाला पॉल्यूशन, फिर उस कोल को ट्रांसपोर्ट करने वाला पॉल्यूशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला पॉल्यूशन, ये सब बियर कर रहा है सिंगरौली में रहने वाला इंसान। लेकिन उसके बेनिफिट कहाँ मिल रहे हैं, दिल्ली में रहने वाले लोगों को, राइट। एंड व्हेन सेम सिटी से जब लोग जाते हैं आगे दिल्ली में वर्क करने, तो these migrants have made Delhi a real hell. That sort of attitude you see in local Delhiites people. ओके, सो एनीवे चलो, कंट्री की जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो हमेशा अवेलेबल, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड एनवायरमेंटली एक्सेप्टेबल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम, और इसी को सॉल्व करता है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इट ऑफर ए क्रूशियल सॉल्यूशन टू मिटिगेट द वेरिएबिलिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी वाइल एनहांसिंग द ग्रिड स्टेबिलिटी। ओके, इसके फ़ायदे हैं, जैसे अफोर्डेबल भी होता है, स्केलेबल भी हो सकता है, आप उसको बड़े लेवल पे भी ले जा सकते हो या छोटे लेवल पे भी। जैसे कहीं पर हमने कुछ ऐसे एरियाज़ में वर्क कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत एनर्जी जनरेशन हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का, तो हम छोटे लेवल पे भी रख सकते हैं। राजस्थान, गुजरात जहाँ पे बड़े बड़े प्लांट्स हैं तो बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। रैपिड डिप्लॉयमेंट एंड जियोग्राफिकल फिजिबिलिटी, इसको कहीं भी लगा सकते हो, रेगिस्तान हो, पहाड़ हो, कहीं भी लगा सकते हो। या आसपास रेलवे स्टेशन है इसलिए ये डिस्टर्बेंस होता रहता है नॉइज़ का। एनीवे, डिक्लाइनिंग कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेड टू एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन ऑफ BESS. Utilization of its full potential is impeded by regulatory, technical, financial and market barriers. लेकिन इसकी यूटिलाइजेशन को हम पूरी तरीके से नहीं कर पाए फॉर वेरियस रीज़न, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलेटरी और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं टेक्निकल रीज़न। ओके, फाइनेंस उतनी बड़ी बात नहीं है, मार्केट बैरियर भी उतनी बड़ी बात नहीं है। एनीवे, इंडिया ने अपने सामने गोल क्या सेट किया है, हमने गोल सेट किया था कि 2030 तक हम अपनी 5500 गीगावाट जो एनर्जी जनरेशन करेंगे वो किससे करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से। और इसमें से अभी हम 217 गीगावाट अचीव कर चुके हैं। यही है जो मैंने आपको पंच अमृत में पढ़ाया था, जो मोदी जी बोल के आए थे ना, पंच अमृत, उसी में से एक यही था कि हम अपना 50% 500 गीगावाट जनरेट करेंगे यहाँ से। ओके, अब प्रॉब्लम है कि इसको कैसे जोड़ा जाए, इसको कनेक्ट कैसे किया जाए। तो एक तो निकल के आता है वाइबिलिटी गैप फंडिंग, यानी कि अगर कोई लॉस भी हो रहा है इसमें तो सरकार उसको फिर कंपनसेट करे। एंड वेवर ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, ये दे दिया गया था, ठीक है, ये वेवर दे दिया गया था कि ऐसा नहीं है कि अगर बिजली गुजरात से ग्रिड में डाल के बिहार पहुंचाई जा रही है तो उस पर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस लगाए जाते थे, बट ये वेवर दे दिया गया है, ठीक है, दिस हैज़ बिन डन। अब मैं आपसे दो चीज़ें बोलता हूँ कि एक तो ये बजट
और दूसरा इकोनॉमिक सर्वे। इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो कि लोग पूरी की पूरी बुक लेके पतली पतली प्रिंट आउट और फोटोकॉपी लेके पढ़ने बैठते हैं। उतना नहीं यार, कहीं ना कहीं कोड करने का मौका मिलेगा तो वो वैसे भी आपको न्यूज़ में आता रहता है, वो हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे 2025 ने हाईलाइट किए थे कुछ चैलेंजेस। ठीक है, कि हम क्यों रिन्यूएबल एनर्जी को और एनर्जी स्टोरेज डेप्लॉयमेंट को स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं। पहला रीज़न है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रिड अपग्रेडेशन। सेकंड है स्पीड ऑफ दिस बैटरी सिस्टम डेप्लॉयमेंट बाय लार्ज customers. Third is access to critical mineral needed for indigenization of storage and technology. And fourth is delay in large scale BESS agreement. ओके, ये 4 रीजंस हैं जिनकी वजह से हम रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट को उतना बड़े स्केल पर नहीं ले जा पा रहे हैं। और सर्वे ने इसके सॉल्यूशन भी दिए थे दैट फोकस ऑन इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट फॉर रिजॉल्विंग चैलेंजेस इन प्रोक्योरिंग बैटरी स्टोरेज, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रिटिकल मिनरल। इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो सॉल्यूशन भी इकोनॉमिक सर्वे ने ही दिया था और प्रॉब्लम्स भी इकोनॉमिक सर्वे ने ही बताई थी। सिर्फ ये इतना सा जो है ये पूरी बात कर देता है यहाँ पे जो भी सजेशन यहाँ पे दिए गए थे। मैं आपको ये नहीं कह रहा है कि ये सब आपको एक बार सुनने में याद हो जाएगा, बट ये मैं आपको करवाऊँगा पूरा एक बार में इन डेप्थ। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ हम इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करेंगे अपने आंसर राइटिंग में, ताकि बार बार ये ना लगे कि वहाँ कुछ और पढ़ रहे हैं न्यूज़ डिस्कशन में या आंसर में कुछ और लिख रहे हैं। ओके, सो हैव दैट फेथ, हम इसको करेंगे। बट अभी यहाँ से सिर्फ आपको ये पॉइंट्स याद करने हैं कि हमारे यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को स्केल अप करने में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। 4 चैलेंजेस यहाँ लिखे हुए हैं और उसका सोल्यूशन भी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अपने नोट्स में इसको लिख लेना। नेक्स्ट इज India. Now India has been emerging as a leader in renewable energy deployment. Yes it is, but अभी भी वर्ल्ड का जो 70% रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट आ रहा है वो अकेला चाइना से आ रहा है। अकेले चाइना से 70%। लास्ट ईयर जितना रिन्यूएबल एनर्जी में डिप्लॉयमेंट हुआ है वर्ल्ड ओवर, पूरा चाइना में हुआ है 70%। ओके, सो द फुल पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैन नॉट बी अचीव विदाउट द एनर्जी स्टोरेज। और ये एनर्जी स्टोरेज हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलें। विमेन इन ग्रीन बिजनेस। अब इनकी कुछ बातें एक्सेप्टेबल होंगी यहाँ पर और कुछ नहीं होंगी। ठीक है, कि कोई विमेन को बिजनेस करने से नहीं रोक रहा है। ग्रीन फील्ड में करो चाहे ब्लू फील्ड में करो, ओके, ब्लू इकॉनमी, वो आपकी मर्ज़ी है। बट यहाँ पे हाँ एक चीज़ से हम पूरी तरह एग्री करते हैं, अगर कोई न्यू स्टार्टअप है, इट इज़ ओन्ड बाय अ विमेन, उसमें फाइनेंसर एंड इन्वेस्टर ट्रस्ट बहुत कम करेंगे। ये सच बात है। ठीक है, एक विमेन को अपने स्टार्टअप के लिए फंड्स मोबिलाइज करना उतना इजी नहीं होता है जितना कि एक मैन को होता है। ठीक है, वो वैसा माइंडसेट है हमारा थोड़ा, दैट बिजनेस विमेन ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती। बट एनीवे मैं अपनी सोच नहीं बता रहा, लेकिन हाँ एक रिसेंट केस आपको बताता हूँ जहाँ पे टॉप 5 इंडिया की वेल्थ क्रिएटर की बात की गई थी। विमेन वेल्थ क्रिएटर, ओके, विमेन। यहाँ पर एक नाम आया था, मैं नाम तो नहीं लूँगा आपको, बट अगर लिस्ट देखोगे तो शायद गैस कर भी लो। इनको कहा गया शी इज़ वन ऑफ द टॉप 5 वेल्थ क्रिएटर, बट सच्चाई ये थी दैट जब ये अपने हस्बैंड से अलग हुई तो इन्हें एलिमनी में इन्होंने उतना लमसम अमाउंट लिया दैट उसकी कंपनी की जितनी वेल्थ थी उसका पूरा 50% कोर्ट ने इनको ग्रांट किया। और उसके बाद उसी कंपनी की एक पूरी की पूरी ब्रांच इन्होंने ओपन कर ली एंड शी बिकेम वन ऑफ द टॉप 5 विमेन वेल्थ क्रिएटर इन इंडिया। ओके, बट वो पूरा पैसा जो आया वो हस्बैंड की बनाई हुई कंपनी का था जो उनको एलिमनी के रूप में मिला था। ओके, तो ऐसे भी एग्जांपल हैं हमारे सामने। एनीवे, अगर हम इन ओवरऑल सेक्टर्स में देखें ना, सर्कुलर इकॉनमी, बायो पैकेजिंग, इंजीनियर्ड बैम्बू, ई वेस्ट, रिसाइकलिंग, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम एज अ कंट्री तो प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन विमेन करेंटली लीड जस्ट 18% ऑफ ऑल दी स्टार्टअप्स इन 2024। अगर सिर्फ एक लाइन यहाँ से हमें काम की याद रखनी है तो वो ये है हमारी कि अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो सिर्फ 18% ऐसे स्टार्टअप्स हैं विच आर लेड बाय विमेन। ओके, तो ये एक फॉर्डर पॉइंट याद रखिए अपने एग्जाम के लिए, दैट ओनली 18% ऑफ द स्टार्टअप्स इन इंडिया आर ओन्ड बाय विमेन। ठीक है, अब कोचिंग इंडस्ट्री में देख लो कितनी कोचिंग्स हैं विच आर ओन्ड बाय विमेन। एक है सिर्फ तथास्तु, वो भी वो मैडम ने खोली है जो दृष्टि में इंटरव्यू करवाती थी। आई डोंट रिमेंबर नेम, आई रियली डोंट रिमेंबर नेम्स, दैट्स द प्रॉब्लम।
फाइनेंस नीड्स टू बी अनबायस्ड, ये बात आ रही है कि ये जो स्टीरियोटाइप माइंडसेट है हमारा, तो विमेन ओन्ड एंटरप्राइजेस को फंड्स मोबिलाइज करने में दिक्कत आती है, दैट इज़ ट्रू। ओके, सो फर्स्ट चीज़ इज कि दिस फंड्स नीड टू बी अनबायस्ड। और ये ग्रीन इकॉनमी में ही नहीं, किसी भी इकॉनमी में हम बात करें, फंड्स कहीं ना कहीं थोड़े जेंडर बायस तो हैं हमारे यहाँ। फाइनेंसर स्टिल परसीव हायर रिस्क वैन इन्वेस्टिंग इन विमेन, इसलिए आप अधिकतर देखिएगा कि जो स्टार्टअप्स भी होते हैं मोस्टली, दे आर ज़्यादा से ज़्यादा को ओन्ड मिलेंगे आपको। हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप मिल जाएगी, लेकिन कंप्लीटली ओन्ड बाय अ वुमेन ऐसे एंटरप्राइज बहुत कम ही मिलेंगे आपको। एक वो शुगर ब्रांड है, ठीक है, वो कॉस्मेटिक्स का, उसको ओन करती है एक लेडी। सेकेंड इज women in green businesses need better quality mentorship tailored to their specific challenges. Now this is very important point. अगर आपको लगता है that women are not good entrepreneur, then what is need is better quality mentorship, ठीक है, ना कि एक स्टीरियोटाइपिक माइंडसेट, उससे कुछ नहीं होगा। इस तरह के माइंडसेट से अगर इम्प्रूव भी होगा तो वो एक बेटर क्वालिटी मेंटोरशिप से होगा, टेलर्ड टू देयर स्पेसिफिक चैलेंजेस। क्लियर? सो ये दोनों पॉइंट जो है, विमेन को कैसे हमें इकॉनमी में और इम्पोर्टेंट रोल देना है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टमैटिक इसको याद कीजिए। पहला, ओनली 18% ऑफ ऑल दी स्टार्टअप्स इन 2024 आर ओन्ड बाय विमेन। ओके, फर्स्ट इशू द जेंडर स्टीरियोटाइपिक फाइनेंसिंग। ओके, फाइनेंस मोबिलाइज करना मुश्किल होता है फॉर विमेन ओन्ड एंटरप्राइजेज। एंड सेकेंड इज कि हमें जो ज़रूरत है वो है बेटर क्वालिटी की मेंटरशिप टेलर टू देयर स्पेसिफिक चैलेंजेस। ओके, ये दोनों पॉइंट आपके काम के हैं। इसके बाद यहाँ पे जो लिखा है ये आप एज इट इज़ अपनी बुक में लिखेंगे। थर्ड वन, दैट द पुअर रेशियो ऑफ विमेन इन इंजीनियरिंग एट 19.2। अब विमेन को जनरली एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, स्टेम, यानी कि विमेन को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में लाना है ज़्यादा। ओके, तो अगर आप अभी देखेंगे इंजीनियरिंग में तो हार्डली 19.2% आर विमेन। बाय अपडेटिंग दी इंजीनियरिंग करिकुला, हमें अपने इंजीनियरिंग करिकुला को अपडेट और चेंज करना होगा विद सिग्निफिकेंट ऑटोमेशन एडवांसेस एंड ऑफरिंग स्कॉलरशिप, क्योंकि आज काफ़ी चीज़ें ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही हैं। देखिए, तो अब ऐसा कुछ नहीं रह गया कि फिजिकल स्ट्रेंथ या ऐसा कुछ चाहिए आपको यहाँ पे जॉब के लिए। ऑटोमेशन अगर हो रहा है तो सिर्फ उन मशीनरीज को ऑपरेट करना, उन्हें कैसे यूज़ करना है वो चीज़ें सिखाना, वो सिखाई जा सकती हैं अगर हम अपने इंजीनियरिंग करिकुलम को थोड़ा सा अपडेट करें। तब जाकर हम इस रेशियो को इम्प्रूव कर पाएंगे इन दी इंजीनियरिंग फील्ड। ओके, अब जैसे आप सोचिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर सर, उसमें तो विमेन का क्या ज़्यादा रोल है? अब तो है ना, तो अब तो हमारे पास 3D प्रिंटिंग भी है। हमने 3D प्रिंटिंग से बेंगलोर में एक पोस्ट ऑफिस बनाया, और हमारे पास 4D प्रिंटिंग भी अभी ऑलमोस्ट प्रोसेस में है। दोनों में फ़र्क क्या है? 3D वो एक बार जो बिल्डिंग बना दी उसने बना दी, लेकिन 4D में ये बिल्डिंग अपने आप को, इसका जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, वो चीज़ें अपने आप को चेंज कर सकती हैं। सपोज आपकी बालकनी अभी इस साइड है, ठीक है, लेकिन अब सूरज अगर इस साइड आ रहा है तो आपकी ये बिल्डिंग उस तरीके से अडेप्ट कर लेगी कि बालकनी आपकी इस तरफ आ जाएगी, सन फेसिंग। ओके, दैट इज़ द मिरेकल दैट 4D विल डू फॉर यू। ओके, सो हमें अपने जो विमेन इंजीनियर्स हैं, कुरिकुला को अगर हम अपडेट करेंगे, वो चीज़ें सिखाएंगे, तो विमेन कल को इंजीनियरिंग में भी हमें अच्छे परसेंटेज में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी, सर्कुलर इकोनॉमी एंड बायोटेक्नोलॉजी इन पर्टिकुलर रिक्वायर टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन एंड मोर विमेन इंजीनियर्स आर दी फाउंडेशनल स्टेप। और इसी का एक एग्जाम्पल देख लीजिए। अब ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, विमेन ऑफ मेटल बाय टाटा स्टील ऑफर्स स्कॉलरशिप टू विमेन इंजीनियर्स इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपकी फैक्ट और कोड बुक में जानी चाहिए। आपको अभी भले ही लग रहा होगा कि ये रोज़ रोज़ की मेहनत क्यों है, बट भरोसा कीजिए, जब लास्ट में, जब थोड़े कुछ और मंथ बाद जब आंसर राइटिंग करोगे ना, तो यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि ये चीज़ें कितनी काम आई हैं जो हम आज मेहनत कर रहे हैं डेली। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ यूपीएससी डेली की मेहनत है। यूपीएससी ऐसा नहीं है कि वो लास्ट में या एक साथ बैठ के हो जाएगा, मंथ के एंड में हम मंथली मैगजीन पढ़ लेंगे, वो तो पढ़नी है, ठीक है, लेकिन वो अकेले उस पर रिलाई करोगे तो वो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही फैक्चुअल, टफ और स्ट्रेसफुल बना देगी। बट अगर आप डेली यहाँ पर न्यूज़पेपर को देखो, न्यूज़पेपर को पढ़ना एक कंटाल हो सकता है,
लेकिन उसको अगर नॉलेज के पर्पज़ से पढ़ोगे ना तो एन्जॉय करोगे। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ना, ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं, ये खुशी देते हैं ये एग्जाम्पल कि चलो इस तरीके की कुछ है, टाटा स्टील जो इस तरह की स्कॉलरशिप दे रहा है विमेन को ताकि वो इंजीनियरिंग सेक्टर में आ सके। तो इसमें स्ट्रेस क्या हुआ याद रखने का? अगर ये एक एग्जाम्पल की तरह इसको आप एक्सेप्ट करोगे अपने दिमाग में कि हाँ ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, तो वो अपने आप ही याद रह जाएगी, उसमें रट्टा क्या मारना है फिर। ठीक है, कल मैंने आपको जिंदाल ग्रुप का बताया था जो BIV टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है जिससे पूरी की पूरी बिल्डिंग ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। उड़ीसा का एग्जाम्पल था, वो पढ़ के मुझे अच्छा लगा। सुन के अगर आपको भी अच्छा लगा है तो वो याद वैसे ही रह जाएगा। अपनी कोड बुक में लिख लो, फैक्ट बुक में लिख लो, एक आध बार और रिवीजन करोगे तो डिट्टो याद रह जाएगा। राइट, दी ओनली थिंग इज़ इंटरेस्ट। इसलिए मैं कहता हूँ पहले इंटरेस्ट डेवलप करो, फिर UPSC की प्रिपरेशन में जंप करो, तब जाकर आप वो मोमेंटम रख पाओगे 8, 10, 12 महीने जो आपको एग्ज़ाम क्लियर कराएगा। ओके, और प्लीज़ एक चीज़ मैं बार बार कहूँगा, ये यूट्यूब पे जो बेहुदे मोटिवेशनल वीडियोस हैं ना उनको देखना सुनना बंद कर दो। वो मोटिवेशनल नहीं है, वो डीमोटिवेशनल है एक्चुअली। क्योंकि वो आपको आपके दिमाग में ऐसा भर देते हैं कि जैसे ये कोई एग्ज़ाम, सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ है। इट्स जस्ट ए एग्ज़ाम, यू हैव अ सिलेबस, यू हैव योर बुक्स, यू हैव योर नोट्स इन ऑन योर डेस्क। ओके, बस पढ़ो, 10-12 महीने मेहनत करो, निकल जाओ। उनकी मोटिवेशनल टॉक्स देखते रह जाओगे, बकवास सुनते रह जाओगे, तो फिर वहीं बैठे नज़र आओगे 5 साल बाद भी। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एच-टेक कंपनी, अभी हमारे यहाँ इंदौर में उन्होंने अपना कोचिंग खोला है। उन्होंने जब प्रमोशन स्टार्ट किया ना तो उनके टीचर सामने आके कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं इंदौर एंड एक नया युद्ध शुरू होगा। युद्ध? सीरियसली? आप UPSC की सिर्फ कोचिंग करा रहे हो बच्चों को, युद्ध कहाँ से हो गया ये? और इन जैसों का ही असर होता है जो अभी दिल्ली में हुआ है, 2 भाई बहनों ने सुसाइड किया है, आपने शायद न्यूज़ पढ़ी होगी। ओके, ब्रदर सिस्टर ने UPSC का पेपर अच्छा नहीं गया, दे बोथ कमिटेड सुसाइड। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ये सो कॉल्ड मोटिवेशनल एंड कोचिंग के आइकॉन्स जो आपको यूट्यूब पे आके इस तरीके की बकवास सुनाते हैं। अपने दिमाग में एक चीज़ बहुत क्लियर रखना, सिर्फ एक छोटा सा एग्ज़ाम है, दैट्स इट। मुझे बस इतना पढ़ना है। और मैं ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं, आप एक बार घड़ी सामने रख के टाइमर लगा के पढ़ना अपने मोबाइल में, ठीक है, आपको 8 घंटे बहुत ज़्यादा लगेंगे, ये कम नहीं होते। जब पढ़ने बैठोगे टाइमर ऑन करना, जब ब्रेक लो तो ऑफ़ कर देना। ये 8 घंटे कंप्लीट करने में भी जान निकल जाएगी। तो ये तो कहना ही नहीं चाहिए कि टाइम कम है। चलो खैर छोड़ो, कुछ बच्चों को समझ में आती है बात, कुछ को नहीं आती है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है बच्चों के साथ कि वो आजकल तो मतलब वो पूरा प्रॉपर एक अवार्ड शो जैसा ऑर्गेनाइज करने लगे, जैसा आप मूवीज़ और आईफा और टीवी शोज़ के अवार्ड देखते हो, बड़े से स्टेज पर पेरेंट्स स्टूडेंट्स सबको बुला के। ठीक है, तो वो शो ऑफ का हिस्सा बनना है बनो, बट अगर एग्ज़ाम निकालना है चुपचाप कमरे में लॉक कर लो खुद को एंड अच्छे से पढ़ लो। ओके, यहाँ किसी टीचर को इम्प्रेस करने नहीं आया। व्हेन आई वॉज देयर इन वाजीराम, आई यूज टू सी कि जब बैच ख़त्म होने जाते थे तो बच्चे टीचर्स के लिए बाकायदा केक लेके आते थे, सेलिब्रेट करते थे। सी टीचर डोंट केयर, आपकी फ़ीस अभी तक है, वो आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर या प्रीलिम्स क्लियर करके भी आओगे टेस्ट से ज्वाइन करने, दे विल आस्क फॉर मनी, देन यू विल एंटर द इंस्टीट्यूट एंड दीज इडियट्स आर सेलिब्रेटिंग, दे आर केक कटिंग एज इफ टीचर विल रिमेंबर दैम। ओके, तो ये सब नौटंकी करने की बजाय चुपचाप अगर पढ़ोगे तो ज़्यादा फायदे में रहेगा। अदरवाइज दे यूज स्टूडेंट्स। ओके, द फैक्ट इज़ आई जनरली से दैट टीचिंग इज़ अ वेरी थैंकलेस जॉब, क्योंकि यहाँ पर बच्चा तो आगे बढ़ जाता है लाइफ में, टीचर वहीं अगले साल फिर नया बैच पढ़ाना है। ओके, तो वो टीचर के लिए चलो एक चीज़ है जो मुझे नहीं ठीक लगती कि टीचर की लाइफ तो वहीं रह जाती है, बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं लाइफ में। बट एट द सेम टाइम अगर आप इन टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे, दे हार्डली केयर अबाउट 1% स्टूडेंट्स। ओके, बाकी 99% को दे जस्ट यूज़ फॉर देयर ओन इमेज बिल्डिंग। फिर वो आम आदमी पार्टी से लेके टिकट लड़ेगा कोई, ठीक है, टिकट लेके चुनाव लड़ रहा है, कोई मूवी में रोल कर रहा है। ओके, इस टाइप की चीज़ें वो करते रहेंगे, बट आप इस 99% का हिस्सा मत बनना। ओके, जितना कम यूट्यूब यूज़ करोगे उतना अच्छा होगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं सुबह न्यूज़पेपर अपलोड नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता जानबूझ के। क्योंकि एक बार तुमने अगर मोबाइल खोल लिया, एक बार तुम यूट्यूब पे आ गए सुबह, तुम दिन भर में 10 बार आओगे। इसलिए अगर सीरियस हो, शाम को 6 बजे के पहले मोबाइल को हाथ मत लगाना यार, कि बिल्कुल मत लगाना अगर सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेके तो। चलो एनीवे,
हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अबाउट टेक्सटाइल लीडरशिप, इसको कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए, ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए उसको लेके बात हो रही है यहाँ पर। तो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशंस, फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन एंड प्रोडक्ट प्राइस वोलेटिलिटी, इन सब को लेकर कुछ इशू है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए में एंड यूरोपियन यूनियन में। अब यूरोपियन यूनियन क्या लॉ लेके आया कि CBAM लगाएंगे हम, आप अगर वहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसेस नहीं है तो हम अपने यहाँ पर टैक्स लगाएंगे आप पे, ठीक है। यूएसए ने अलग टैरिफ की धमकियाँ देके, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन ने हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज थ्रो किया है। ओके, अब ये बात याद रखिएगा दैट इंडिया इज 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल ग्लोबली। ओके, हम बातें करते हैं बहुत बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री दिस और दैट, बट सच्चाई ये है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। वी आर 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, ठीक है। हम वियतनाम से भी पीछे हैं, हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं, हम चाइना से भी पीछे, चाइना से तो बहुत ज़्यादा पीछे हैं, ठीक है। तो पहले तो अपनी फैक्ट बुक में ये लिख लेना इकॉनमी वाली में, जब भी हम टेक्सटाइल वगैरह की बात करेंगे तो इंडिया इज 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, बट फिर भी बहुत सिग्निफिकेंट है ये हमारे लिए। अब एक होती है रीजनरेटिव फार्मिंग। ओके, जो कॉटन वगैरह के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो कॉटन हम लोग ग्रो करते हैं। रीजनरेटिव फार्मिंग इज़ ए वायबल मॉडल अमिस्ट कंसर्न ऑफ रॉ मटेरियल सोर्सिंग, ठीक है, क्योंकि इस बार हमारी जो टेक्सटाइल में लॉस हुआ है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न रहा है कि सरकार ने ऐसे कुछ क्वालिटी नॉर्म्स लगा दिए थे जिस वजह से हमारा रॉ मटेरियल का जो इम्पोर्ट था वो बहुत मुश्किल हो गया था। ओके, सो देर आर कंसर्न ऑफ रॉ मटेरियल सोर्सिंग, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ कॉटन ख़राब बहुत हो रहा है, ठीक है, उसमें बग्स वगैरह लग जाते हैं, फार्मर को तो नुकसान होता ही है, इंडस्ट्री को आने वाला रॉ मटेरियल भी नुकसान कर जाता है। फिर कई जगह कॉटन ग्रोइंग एरिया जो कि बेसिकली महाराष्ट्र का जो रीजन है वो उतना सूटेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं, कीमत अच्छी मिलती थी, तो उस वजह से क्या हुआ, लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हुआ है। ओके, तो ये कह रहा है यहाँ पे आप रीजनरेटिव फार्मिंग कीजिए, नेचुरल टाइप की फार्मिंग कीजिए, इससे फ़ायदा होगा। अब ये बातें ना यार कहने सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, बट एक फार्मर की जब आप रियल कंडीशन देखोगे आपको लगेगा ये सब बातें सिर्फ किताबों तक ही ठीक है, ठीक है। वो इतना बेवकूफ़ नहीं है जो इतनी मेहनत कर रहा है लेकिन उसके बाद भी उसकी हालत ऐसी हो रही है। बट अगर उसमें उसको सही से टेक्निकल एडवाइस दी जाए, उसको पायलट प्रोजेक्ट्स करके दिखाए जाएँ, ठीक है, कल भी हमने बात की थी BVIM के रिस्पेक्ट में कि जब तक आप पायलट प्रोजेक्ट नहीं दिखाओगे ना सामने, उसका एडॉप्शन उतना ईजी नहीं होता है। तो यहाँ पे उसी तरह की चीज़ें हुई है। औरंगाबाद महाराष्ट्र, ओवर 6,000 फार्मर्स हैव जॉइंड रीजनरेटिव कॉटन प्रोग्राम विच हैज शोन पॉजिटिव रिजल्ट्स, हायर यील्ड, इम्प्रूव्ड क्लाइमेट रेजिलियंस, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव इनपुट। और इस वजह से क्या होता है, फिर जब आपका इनपुट कम होता है तो आपको प्रॉफिट अच्छा मिलता है। ओके, तो ये जो एक केस स्टडी बनती है, एग्जाम्पल बनता है, इसको अपने पास ज़रा लिख के रख लो। ओके, क्योंकि रीजनरेटिव फार्मिंग में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो कॉटन के रिस्पेक्ट में हो, किसी के भी रिस्पेक्ट में हो, एक फ़ायदा होगा कि कम से कम हमारे फार्मर्स को उस तरह से सुसाइड नहीं करना पड़ेगा। कल परसों ही कर्नाटका का एक वीडियो था, एक फार्मर ने हाईवे पे ले जाके प्याज फेंक दिए, ओनियंस, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। ओके, सो वो चीज़ें बताती हैं कि फार्मिंग की बातें करना आसान है बट फार्मिंग करना एग्जैक्टली उतना आसान नहीं है। बट हाँ, अगर इस तरीके का सपोर्ट मिले आपको यहाँ पर तो फिर बात हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स चलाना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ दिस रीजनरेटिव फार्मिंग इट हेल्प अस इन टैकलिंग द मल्टीपल बिजनेस कंसर्न, जैसे रूरल इंगेजमेंट। आपने यहाँ पे 6,000 से ज़्यादा फार्मर्स को इंगेज भी कर लिया, उनकी ईल्ड भी इम्प्रूव हो गई, मल्टी स्टेक होल्डर्स कोलैबोरेशन भी हो गया, बिजनेस वालों का भी, फार्मर का भी, रिसर्चर्स का भी, एंड इवन ब्रेकिंग द जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन फार्मिंग। Then it can also enhance the traceability, sustainability compliance and product quality assurance across दी सप्लाई चेन। क्योंकि EU का यही कहना है ना कि अगर आप कोई चीज़ अच्छे से नहीं बना रहे हो तो हम उस पर टैक्स लगाएंगे, अगर आपकी एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है तो ठीक है, आप ट्रेस कर लो, ये लो। हमने तो कॉटन ही बहुत अच्छे से ग्रो किया था एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैनर में, तो हमारी तो पूरी सप्लाई लाइन ही बहुत सस्टेनेबल है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और ट्रेसेबिलिटी के हम क्या यूज़ करेंगे, रोबस्ट AI एंड टेक ड्रिवन ट्रेसेबिलिटी सॉल्यूशंस आर द नेक्स्ट बिग स्ट्रैटेजीज। अब सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या ज़रूरत है, ज़रूरत पड़ती है ब्रांडिंग की। तो इंडियाज ब्रांडिंग इनिशिएटिव सच एज कस्तूरी कॉटन स्ट्रेंथन द केस ऑफ ट्रेसेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड क्वालिटी बेंचमार्किंग ग्लोबली। ओके, क्योंकि कई बार क्या है कि काफ़ी सारी बेकार चीज़ें भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना के बेची जाती हैं। ओके, काफ़ी सारी।
नेक्स्ट इज इंडिया जनरेट्स 8.5% ऑफ वर्ल्ड्स एनुअल टेक्सटाइल वेस्ट। अब वेस्ट को इसलिए हम लोग जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसकी इतनी बातें करते हैं क्योंकि काफ़ी सारा वेस्ट ऐसा है जिसको वापस से दोबारा यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो इंडिया जनरेट ऑलमोस्ट 8.5% ऑफ वर्ल्ड्स एनुअल टेक्सटाइल वेस्ट। इस वेस्ट को हम सर्कुलर इकोनॉमी में ला सकते हैं वापस। एम्ब्रेस प्रोडक्ट सर्कुलरिटी एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। लेकिन ये कब होगा? जब उसकी इनिशियल जो मैन्युफैक्चरिंग की गई है वो मैन्युफैक्चरिंग ही इस तरीके से की जाए कि इसको दोबारा से जब डिस्कार्ड किया जाए तो इसको दोबारा से रीयूज़ किया जा सके। जैसे अपने पुराने ज़माने में गांव वगैरह में वो बेड हुआ करते थे, ठीक है, उसको वैसे निवार कहते थे। ऐसे मोटे मोटे से पट्टे होते थे थिक टाइप के, उनको वोवन करके एक खटिया बनाई जाती थी। ओके, अब ये फिर लूज़ पड़ जाती थी ओवर द टाइम। कई बार लकड़ी जो वुड प्लैंक है आजू बाजू का वो ख़राब हो गया तो इसको पूरा नहीं डिस्कार्ड किया जाता था, इसको दोबारा से रिसाइकल करके न्यू बना ली जाती थी। ओके, तो वो उस तरीके से ही बनाई जाती थी कि इसको दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है इवन आफ्टर बीइंग डिस्कार्ड। अगर लकड़ी ख़राब हो गई, चलो लकड़ी का फ्रेम नया ले लो और ये जो पट्टे हैं इनको वापस से यूज़ कर लो। अगर ये लूजअप हो गए तो चलो इनको टाइट कर दो दोबारा। ओके, the product design must evolve from the recyclability to also having a longer life cycle। ठीक है, तो उस खटिया में आपको दोनों चीज़ें दिखती थी कि उसको बनाया इस तरीके से गया है कि उसको रिसाइकल किया जा सके और इस तरीके से थी कि उसकी जो लाइफ साइकिल भी होगी वो बहुत लॉन्ग होगी। फैक्ट्री वेस्ट कैन बी री इंजीनियर्ड फॉर द न्यूअर डिज़ाइन। अब ये जो वेस्ट निकलेगा इसको हम री इंजीनियर कर सकते हैं फॉर न्यू डिज़ाइन। So, a well-functioning circular economy can lead to product innovation, generating more jobs and an economic competitive edge। अब ये आप अपनी फैक्ट बुक में फिर से लिखिए, इसलिए क्योंकि ये यहाँ तो हमने टेक्सटाइल में पढ़ा है लेकिन इसी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं जब हम बात करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की। वहाँ भी हम रिसाइकल करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही यूनिवर्सल टाइप का कोट हो जाएगा आपके लिए। ए वेल फंक्शनिंग सर्कुलर इकोनॉमी कैन लीड टू प्रोडक्ट इनोवेशन, जनरेटिंग मोर जॉब्स एंड एन इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिव एज। ओके, इसलिए मैं आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ देता हूँ कि ये जो नोट करना है अच्छे से कर लो और यहाँ पे लेक्चर पे ध्यान दो, ना कि नोट्स बनाने पे। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट $350 billion by 2030 एंड इट कुड एड 35 million न्यू जॉब्स इफ़ वी अलाइन विद क्लाइमेट गोल्स एंड टेक ड्रिवन इनोवेशन। ठीक है, तो ये आपका टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ये आपका कंक्लूजन बनेगा, क्योंकि इसी तरीके के कंक्लूजन लिखने होते हैं हमें, बस इतना ही जानना होता है। ओके, तो आज ये 3-4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो मैंने आपके साथ कर दिए। ये सब तो फालतू की बातें हैं, इसमें ऐसा कुछ काम का नहीं है, लेकिन हाँ कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लिख सकते हो। फर्स्ट तो 2023-24 के रिस्पेक्ट में, ये तो हमने कई बार पढ़ा हुआ है। 23-24 turned out to be the record warm year and the specter of crossing the 1.5 degree threshold loom large। लूम लार्ज मतलब क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि एटलीस्ट कभी 3 इयर्स तक ये टेम्परेचर 1.5 डिग्री को ब्रीच करना चाहिए, तभी जाकर हम लोग मानेंगे कि अब ये थ्रेशोल्ड पास हो चुका है जो पेरिस क्लाइमेट में सेट किया गया था। क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस रिक्वायर लार्जर इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट यानी कि फंड्स ही सबसे बड़ा इशू है डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में। एंड क्लाइमेट मिटिगेशन मस्ट कंटिन्यू। मिटिगेशन, अब मिटिगेशन अडेप्टेशन में आपको फ़र्क पता होगा, ठीक है, कई बार समझाया है। मिटिगेशन में हमें ज़्यादा फंड देने की ज़रूरत है और दे भी रहे हैं। ऑलमोस्ट 70% जो फंड है वो मिटिगेशन एफर्ट्स में ही जाता है, जैसे कार्बन स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़। ओके, एनवायरमेंटल क्राइसिस इन इंडिया एग्जिस्टर्बेटेड। अब ये पूछ रहा है क्या इंडिया में एनवायरमेंटल क्राइसिस बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तो उसी वे में इन्होंने लिखा है। पहले तो आप ये जान लीजिए ट्रिपल क्राइसिस क्या है। ट्रिपल क्राइसिस है कार्बन एमिशन, जो कि इंडिया में काफ़ी हो रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी के लिए हमने अभी याद किया 2% लैंड एरिया है, लेकिन 8% बायोडाइवर्सिटी है हमारे यहाँ वर्ल्ड की। एंड थर्ड इज़ पॉल्यूशन, तो उसमें तो दिल्ली हमारा, दिल्ली क्या 20 से ज़्यादा सिटी हमारी वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में आती है। ओके, तो ये 3 ट्रिपल प्रॉब्लम कहते हैं इसको। इंडिया विथ इट्स मेगा डाइवर्स इकोसिस्टम फेस ग्रोइंग थ्रेट्स फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, वेटलैंड डिग्रेडेशन जैसे बेंगलोर, एंड मोनोकल्चर एग्रीकल्चर। इंडिया कंसिस्टेंटली रैंक्स अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज, ठीक वो तो हम हैं ही। अब रीज़न क्या है इसका? रूट कॉज है फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी। 70% जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है? कोल से। डिफॉरेस्टेशन, दो सबसे बड़े एग्जाम्पल, एक तो वो मुंबई मेट्रो वाला, ठीक है, और दूसरा जो अभी तेलंगाना में हैदराबाद में 400 एकड़ डिफॉरेस्ट किया गया है फॉर
आईटी हब बनाने के लिए, ठीक है, लैंड यूज चेंज। तो ये कुछ रीज़न है जो रूट कॉज बने हुए हैं इसका। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन, हमें और ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड की ज़रूरत पड़ रही है, हमें उसे और ज़्यादा मोनोकल्चर की तरफ हम जा रहे हैं क्योंकि फार्मर की इनकम बढ़ानी है। तो उससे क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन और ज़्यादा हो रहा है, आप और डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, उसको एग्रीकल्चर के दायरे में ला रहे हो। एंड वेस्ट मैनेजमेंट एंड अनचेक्ड अर्बनाइजेशन ये कॉज कर रहा है पॉल्यूशन, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में लैंडफिल साइट्स में आग लग जाती है टाइम टू टाइम। इंडिया हैज़ ए स्मॉलर पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट। अब यही इस बार यूपीएससी ने आपको क्वेश्चन में एक पॉइंट डाल के दे दिया था, है ना, कि हमारी रैंक क्या है, थर्ड आफ्टर यूएसए चाइना पर कैपिटा एमिशन में। Climate change, largely driven by historical emissions of richer nation, has intensified India's monsoon, flood, heat wave, while biodiversity loss has weakened India's food system and health infrastructure. ठीक है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसको कहीं यूज़ करना होगा कभी, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा पढ़ लेना ध्यान से। नेक्स्ट इज wealthy nation must drastically cut their emission, but यूएसए एग्री नहीं करता। प्रोवाइड क्लाइमेट फाइनेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज, उस पर कोई भी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती। एंड स्टॉप आउटसोर्सिंग डर्टी इंडस्ट्रीज़, ये क्या कर रही हैं, जो डर्टी इंडस्ट्रीज़ वहाँ नहीं कर पा रही हैं वो दूसरी छोटी कंट्रीज़ में आके कर रही हैं। लार्ज पॉल्यूटिंग कॉरपोरेशन मस्ट ऑल्सो बी हेल्ड अकाउंटेबल थ्रू स्ट्रिक्ट लॉज एंड कार्बन टैक्सेशन। तो ये चीज़ कल ही मैंने आपको बताई थी, सल्फरिकेशन करने की बात थी पावर प्लांट्स की, बट गवर्नमेंट ने क्या कहा, ऑलमोस्ट 80% प्लांट्स, तो 80% जो पावर प्लांट हैं वो दूर हैं रेसिडेंशियल एरिया से, तो इनको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सीरियस नहीं है ना तो लॉज को स्ट्रिक्ट बनाने के लिए, ना ही कार्बन टैक्सेशन करने के लिए। कॉरपोरेशन दैट डू नॉट एडर टू द ग्रीन पॉलिसी शुड नॉट बी अलाउड टू ट्रेड इन द मार्केट। अब ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, कोई गवर्नमेंट इतनी हिम्मत नहीं कर सकती कि जो कॉरपोरेशन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली, तो उनको ट्रेडिंग करने से ही रोक दिया जाए मार्केट में, ऐसा नहीं होता। ओके, नेक्स्ट इज ब्रिक्स समिट। तो ब्रिक्स समिट पे मैं ऑलरेडी आपके साथ मेंस 450 प्लस में पूरा सेशन कर चुका हूँ, और ब्रिक्स समिट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बनेगी ना वो बनेगी ट्रंप के आने के बाद, क्योंकि ट्रंप ने कहा था अपने इलेक्शन के टाइम कि मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ जो बैठ के देखूंगा कि ब्रिक्स कंट्री अपनी खुद की अलग करेंसी बना रही हैं और डॉलर को यूज़ करना बंद करना चाहती हैं। ओके, तो ट्रंप ने बहुत ही क्लियरली इंडिकेट कर दिया था, और इंडिया ने इसका असर भी इंडिया पे हुआ। इंडिया ने कहा कि अभी हम इस ब्रिक करेंसी को लेके ज़्यादा सीरियस नहीं हैं। ठीक है, इसलिए पिछले कुछ टाइम से लोग कह रहे हैं, जब से ट्रंप का ये टर्म शुरू हुआ है ना, कि मोदी जी कहाँ गया 56 इंच सीना। ठीक है, जी ने नहीं सुना, पुतिन सुनता नहीं है, लेकिन हमारे साहब ट्रंप की बहुत जल्दी सुनते हैं। ओके, अब तो यहाँ पे 11 कंट्रीज़ हो गई हैं। हम लोग ब्रिक कंट्रीज़ जो 11 कंट्रीज है कितना रिप्रेजेंट कर रही हैं, वर्ल्ड जीडीपी का 39%, जबकि G7 कंट्रीज़ जहाँ पे इस बार इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया है, कनाडा में होस्ट कर रहा है, कनाडा ने इन्विटेशन ही नहीं भेजा इंडिया को, वो कितना होस्ट कर रहे हैं, वर्ल्ड की 30% जीडीपी को। ठीक है, तो बस ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। इंडिया ब्रिक्स, वैसे मैंने उस सेशन में भी पूरा करवाया हुआ है। ठीक है, ये इसकी थीम रहेगी, स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन द ग्लोबल साउथ फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, बट कोई आपसे थीम वगैरह नहीं पूछता एग्जाम में। एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडिंग टू पाकिस्तान। अब हमने अपनी इतनी एनर्जी इन्वेस्ट करी, फॉरेन के इतने ट्रिप कर लिया, सब कर लिया कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे वर्ल्ड में, कुछ नहीं कर पाए। आईएमएफ ने उस दिन लोन दिया, ठीक है, $1 बिलियन का। आज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया है पाकिस्तान को। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक पे नोट मैंने आपको दे दिया है, इसको रीड कर लेना। मैं इसको करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि सेशन बहुत लेंदी हो जाएगा, किसी और दिन सेशन में मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, जो अंडरलाइन किया है वही सारे पॉइंट्स हैं जो आपको प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली ध्यान रखने हैं, अदरवाइज वो फिर वहाँ पे आपसे सिली मिस्टेक कराएंगे। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक आज आप यहाँ पे खुद से पढ़ लीजिए, नेक्स्ट टाइम किसी सेशन में जब टाइम होगा तो मैं करवा दूंगा, क्योंकि सेशन ज़्यादा लेंदी हो जाता है, 1 आवर से ऊपर तो फिर लोग देखते ही नहीं है वीडियो, वो कहते हैं इतना लंबा सेशन नहीं देख सकते। ओके, चलो यहाँ पे IIAS की बात करते हैं। इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी होस्ट कर रहा है। ये है क्या, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। अब इसके बारे में कुछ बेसिक बातें याद रख लो। टोटल 31 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी, इंडिया इस बार चेयरमैन रहेगा। इसके अलावा 20 नेशनल सेक्शंस एंड 15 एकेडमिक रिसर्च सेंटर्स भी इसके पार्ट हैं। इसका काम क्या है, साइंटिफिक रिसर्च करना इन द डोमेन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वाइल, अब याद रखिएगा कि ये जो एसोसिएशन है, इट इज़ नॉट फॉर्मली एफिलिएटेड टू यूनाइटेड नेशन, बट इट एक्टिवली एंगेज विद UN। ओके, कई बार इस तरीके के पॉइंट्स आपको घुमा के दे दिए जाते हैं प्रीलिम्स में, दैट इट इज़ फॉर्मली एफिलिएटेड टू यूनाइटेड नेशन, तो नहीं, इट इज़ नॉट फॉर्मली एसोसिएटेड।
और इंडिया इसका मेंबर है सिंस 1998। ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पे ये इन्होंने बात की है उम्मीद पोर्टल की। ये पोर्टल खोला गया है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और इसका मुस्लिम लॉ बोर्ड काफ़ी विरोध कर रहे हैं, बट ये सच्चाई तो है। अब देखिए, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, इवन अगर आप मुस्लिम भी हैं तो, क्योंकि ये मुस्लिम हो, हिंदू हो या कोई भी धर्म हो, एक चीज़ तो है कि जो लोग पावर में बैठे हुए हैं, दे आर एक्सप्लॉइटिंग एवरीथिंग टू अर्न मोर एंड मोर। ओके, कोई ऊपर बैठा हुआ अमीर आदमी किसी गरीब की परवाह नहीं करता, चाहे वो उसके रिलीजन का हो, चाहे वो उसकी कास्ट का हो। वक्फ प्रॉपर्टी को जो ट्रस्टीज़ बैठे होते हैं बोर्ड में, उन्होंने यूज़ और मिसयूज़ किया है टू बिकम रिच दैमसेल्व्स। इसी का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। यूपी में एक मस्जिद थी, उसी के मौलाना साहब थे, उनका केस सामने आया था, जो ज़बरदस्ती लोगों से पैसा लेते थे हर बार, ठीक है। अगर आप नहीं दोगे तो वो एक तरीके से अपने लोगों को लगा देते थे पीछे कि इसका बॉयकॉट करो, काइंड ऑफ, ठीक है। ये वहाँ डोनेशन नहीं देता, ये अल्लाह का ये एंड वो, उस दुनिया भर की बकवास। बाद में निकल के आया कि मौलाना साहब ने यही सब करके इतना पैसा बनाया रिलीजन के नाम पे कि उनके बेटे बेटी सब मुंबई में 2 आलीशान फ्लैट लेके रहते हैं। ओके, इस तरह की चीज़ें होती हैं और ये हर रिलीजन में होती है। ऊपर बैठे हुए लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं और लोगों को ये दिखाते हैं कि ये सब तो भगवान के लिए हो रहा है। ओके, ऐसे कई ट्रस्ट हैं, सारे, जिस मंदिर का नाम लेना हो, जिस दरगाह का नाम लेना हो, आप देख लेना, और सारे ट्रस्टीज इनका और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए करते हैं। जैसे अगर आप मंदिर वगैरह देखोगे कुछ, दे ओन एकर्स ऑफ लैंड, उसको एग्रीकल्चर के लिए किसी को दे दिया जाता है लीज पे, एंड 50-50% इधर उधर होता रहता है। थोड़ा बहुत अपने पर्सनल लेवल पे रख लिया, जैसे सपोज़ कि किसी लैंड में से गेहूँ सोयाबीन निकला, 2-3 ट्रॉली पर्सनल लेवल पे बेच के रख ली, और बाकी दिखा दिया मंदिर के ट्रस्ट को कि इतना एग्रीकल्चर हुआ था, ये चंदा मंदिर में आ गया है। ओके, सो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये तो ज़रूरी है और इसमें कोई हार्म भी नहीं है। अगर आप डिजिटल रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ओके, तो इसके लिए सरकार ने उम्मीद पोर्टल लाई है। इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिए हैं, आप इसको रीड कर लेना, वैसे उस पर क्वेश्चन आएगा नहीं। आईएमईसी, इस पर हम ऑलरेडी मेंस 450 प्लस में पूरा सेशन तैयार कर चुके हैं और इस पर कोई प्रोग्रेस नहीं है और अभी होगी भी नहीं जब तक गाज़ा वॉर ख़त्म नहीं हो जाती, ठीक है। तो आप मान सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप मेंस 450 से एटलीस्ट उसके नोट्स बना के रख लीजिएगा। Look at this. Extremely hard to make a deal with Z, says Trump. ठीक है, ऐसे होते हैं लीडर्स यार, वो नहीं झुकते, अपनी कंट्री के बेनिफिट के आगे नहीं झुकते, आपको जो मर्जी करना हो। सेम आप पुतिन को देख लीजिए, पुतिन सैड ही विल रिटेलिएट अगेंस्ट कीव स्ट्राइक्स ट्रम्प। अब ट्रम्प ने बात की कि इस वॉर को और एस्केलेट ना किया जाए, लेकिन पुतिन बहुत एडमेंट है अब कि इन्होंने हमारे टेरिटरी में इतने अंदर घुस के स्ट्राइक की कैसे। अब वो स्ट्राइक की उन्होंने यूरोप यानी कि नाटो मेंबर्स की मदद से। अब एक तरफ ट्रम्प कोशिश कर रहा है वॉर ख़त्म हो जाए, ये चाहते हैं कि ये वॉर चलती रहे ताकि पुतिन और रशिया यूक्रेन में ही उलझे रहें और बाकी का यूरोप अपना आराम से रह सके। ओके, सो कोई किसी का सगा नहीं होता। ये नाटो कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज आज यूक्रेन को यूज़ कर रही हैं कि जो लड़ाई होनी है, जो बर्बादी होनी है, तुम्हारी टेरिटरी पे हो जाए, हमारी साइड पे कुछ ना आए। ओके, नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज़ है और आई थिंक आज साइंस पेज है नहीं इसमें, लास्ट हाँ है, लेकिन ऐसा कुछ काम का नहीं है। अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एंड्रोमेडा एंड मिल्की वे। ये हमारी गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा हमारी नेबरिंग गैलेक्सी है। अब साइंटिस्ट पहले ये कहते थे करीब 5 बिलियन ईयर्स में कहीं जाकर दोनों गैलेक्सीज आपस में टकराएंगी और मर्ज हो जाएंगी। ओके, और एक कंबाइंड नेम दिया उन्होंने मैंड्रोमेडा, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मतलब एटलीस्ट अब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि द लूमिंग कोलिजन, और इसको लूमिंग कैसे कह लोगे, बिलियंस ऑफ ईयर बाद की बात है, ठीक है। लूमिंग कोलिजन बिटवीन आ मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा गैलेक्सीज माइट नॉट हैपन, ठीक। अब कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, बट कह रहे हैं कि शायद 50-50 चांस भी है कि नेक्स्ट 10 बिलियन ईयर्स में हो जाए। ओके, सो द सन इज़ ऑन कोर्स टू रन आउट ऑफ एनर्जी एंड डाई इन अनदर 5 बिलियन ईयर। इनका ये कहना है कि सन और एक्सपैंड होगा यहाँ से और 5 बिलियन ईयर के अराउंड ये अपना पूरा फ्यूल खो देगा और उसके बाद इट विल डाई डाउन। लेकिन जब ये एक्सपैंड होगा तो इट विल बिकम सो बिग दैट इट मे एनगल्फ मर्क्यूरी, वीनस एंड पॉसिबली अर्थ ऑल्सो। और इनका ये कहना है कि देखिए ये दोनों जो गैलेक्सीज हैं ना, ये पास्ट में भी दूसरी गैलेक्सीज से कोलाइड हुई हैं, ऐसे एविडेंसेस इनके पास हैं। बोथ ऑलरेडी कोलाइडेड विद अदर गैलेक्सीज इन देयर एंशिएंट पास्ट। और इसको एक कॉमन नेम दे दिया मिल्कोमेडा।
बस इतनी सी बात है उसमें, बाकी सब रबिश है और कुछ नहीं है। एनीवे, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।